poems we have a very special system, that is poetic devices, and about these poetic devices we have already learned in the first video, जिसमें हमने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था. ओके, अब कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो पिछले वीडियो में हमने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच देखे थे. ओके, और वो कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच थे जो लास्ट टाइम हमने सीखे थे? दे वेर वी हैव सीन अबाउट एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है ये हमने देखा. वी सॉ सिमिली, वी सॉ मेटाफर, वी सॉ पर्सोनिफिकेशन. उसके बाद हमने देखा था एंटीथेसिस क्या होता है. उसके बाद हमने देखा था रिपीटिशन क्या होता है, और हमने देखा था ऑनोमेटोपोइया क्या होता है. ओके, और लास्ट फिगर ऑफ स्पीच जो हमने देखी थी दैट वाज इन्वर्जन. ये 8 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में इसके पहले वीडियो में हमने देखा था, और मुझे उसके बाद काफी लोगों ने कहा कि आगे के फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताओ. सो आई एम हियर विथ टू फुलफिल योर डिमांड विद द न्यू सेट्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. Okay, let's move to the first figure of speech of today, and that is synecdoche. synecdoche क्या है? अभी synecdoche के प्रोनाउंसिएशन को लेके सबसे पहले शुरुआत होती है, कंफ्यूजन शुरू होता है. synecdoche is a proper pronunciation of this. कुछ लोग इसको synecdoche बोलते, कुछ लोग इसको synecdoche बोलते. ओके, बट these are all wrong pronunciation. अभी जो मैं बोल रहा हूं सही है इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं. I have checked the dictionary pronunciation of that, and then I am here with the pronunciation synecdoche. ये उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. ओके, एज अ टीचर आपको आपके प्रोनाउंसिएशन सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते हैं. आप जैसे बोलते हो वैसे ही फॉलो करते हैं. इसीलिए जब भी कोई वर्ड आपको नया आए देन यू शुड चेक इट्स प्रोनाउंसिएशन. ओके, तो synecdoche इज अ न्यू फिगर ऑफ स्पीच हियर. What is synecdoche? इसका डेफिनेशन क्या आता है? इसका डेफिनेशन आएगा when a part of body is used to indicate whole body, it is called as synecdoche. A part of body used to indicate whole body, मतलब बॉडी का एक पार्ट यूज किया जाता है. बॉडी मतलब इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, कोई भी हो सकता है. ओके, तो एक पार्ट पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है. ओके, जैसे अगर मैं कहता हूं हाथ, when I say hand, hand represents the whole body. When poet intends that, poet को सिर्फ hand नहीं कहना है, पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करना है hand का यूज करके, that is synecdoche. ओके, synecdoche का एक और हिस्सा है, और उसमें ऐसा कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में हमने देखा a part used to represent whole body, और कभी कभी whole body represents a part, इसको भी synecdoche कहा जाता है. ओके, when whole body represents a part. इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं? one for all and all for one. one for all body and all body for one. This is synecdoche. ओके, synecdoche के कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं. First example you can see is he worked hard to earn his bread. He worked hard to earn his bread. यहां पे synecdoche कहां पे है? His bread. Bread क्या होता है? Bread मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ मील. ओके, तो सिर्फ क्या ब्रेड अर्न कर रहा है? ब्रेड रिप्रेजेंट्स द होल मील, सो इट इज synecdoche. एक और एग्जांपल हम लेते हैं. Thousands of hand came for help. Thousands of hands मतलब हजारों हाथ मदद के लिए आ गया है. तो सिर्फ हाथ आए क्या? नहीं, पूरी बॉडी आई. तो हैंड्स रिप्रेजेंट द होल बॉडी. ओके, ये पहला जो एग्जांपल का पार्ट हमने देखा था उसके 2 एग्जांपल्स थे. नाउ द होल विलेज केम फॉर द फेयर, ये दूसरे पार्ट का है, मींस ऑल फॉर वन. होल विलेज केम, तो क्या पूरा विलेज आया? नो, पूरा विलेज नहीं आया. अ पार्ट ऑफ विलेज मतलब विलेज के लोग आए, सभी नहीं आए, कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग नहीं भी आए होंगे, और विलेज में फिर घर आ गए, सब आ गया. तो क्या वो भी सब फेयर देखने को आए थे? नो. सो होल विलेज फॉर द पीपल हु केम देयर मींस पीपल केम इन लार्ज नंबर, ये दिखाने के लिए किया गया है. सो ये है फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच अपना synecdoche, a part of body used to indicate whole body.
अगला फिगर ऑफ स्पीच जो हम देखने वाले वो है यूफिमिज्म. वेरी ब्यूटीफुल फिगर ऑफ स्पीच. यूफिमिज्म. See the pronunciation. Euphemism. Euphemism is the pronunciation. Definition क्या आएगा इसका? Definition आता है when a harsh or unpleasant idea is mentioned in a mild way. When harsh and unpleasant idea is mentioned in a mild way. For example, harsh idea होती है डेथ की. ओके, किसी का बुरा आपको कहना है. ओके, उसको कहने के अलग अलग तरीके, जैसे डेथ को भी कहने के अलग अलग तरीके हैं. अगर आप बोलते हैं कि वो मर गया, वैसे हिंदी में बोलते हैं कि वो अटक गया, वो सलट गया, वो निपट गया. मतलब कितना बुरा लगता है ऐसा बोलने में. ओके, तो ऐसे कहने की बजाय अगर हम उसको सॉफ्ट तरीके से कहते हैं, वो भगवान को प्यारे हो गए. मरे तो दोनों में है, लेकिन कहने का तरीका सॉफ्ट है. ओ हो ऐसा बोलते हैं. अच्छा, ऐसा हो गया है क्या? लाइक दिस. सो हार्श आइडिया इन माइल्ड वे. Okay, so example, he passed away. Instead of saying that he died, okay, you can say he passed away, he left the world, he is no more. ऐसा आप बोल सकते हैं. He is gone. ये सिंपल तरीके, माइल्ड तरीके हैं इसको बोलने के. दूसरा है he faced the music. अभी कोई किसी को डांटता है तो he scolded him a lot, harsh है. तो he faced the music मतलब उसको डांटा गया. ओके, ये सॉफ्ट तरीका है इसको बोलने का. देन कोई चीज को हम बोलते हैं ना, ये बहुत चीप है. चीप है मतलब ये वॉच बहुत चीप है. ओके, ये मोबाइल बहुत चीप है. ऐसा जब हम बोलते हैं तो इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू से इकोनॉमिकल है, इट इज अ सॉफ्ट वे ऑफ सेइंग दैट. ओके, किसी को बोलते कपड़े बहुत चीप है, इंस्टेड ऑफ दैट से इकोनॉमिकल. ओके, तो आप एयर ट्रैवल भी करते होंगे इकोनॉमी से, तो उसका मतलब क्या होता है. लेकिन अगर कोई बोलेगा आई ट्रैवल बाय चीप कंपार्टमेंट या चीप क्लास, अच्छा नहीं लगता. इकोनॉमी क्लास, हाँ, बेटर. दैट इज अ पार्ट ऑफ यूफिमिज्म. रिमेंबर. अगला है ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट. व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? द मीनिंग ऑफ एपिथेट सबसे पहले लेते हैं. ट्रांसफर का तो मालूम है आपको मीनिंग. एपिथेट का मीनिंग क्या है? एपिथेट का मीनिंग होता है एडजेक्टिव. When an adjective is transferred, that is called as transferred adjective, transferred epithet. Definition क्या आएगा? Definition है when an adjective comes with a noun but actually describes the other noun. आता एक नाउन के साथ है लेकिन वो डिस्क्राइब कोई और नाउन को करता है. पोएट बहुत ही क्लेवरली इस चीज को यूज करता है. एडजेक्टिव आता एक के साथ है, डिस्क्राइब किसी और को करता है. एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आएगा. बॉब स्लेप्ट ऑन अ रेस्टलेस बेड. इस लाइन में एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव है रेस्टलेस. रेस्टलेस आया किसके साथ है? इट हैज कम विथ बेड. तो क्या बेड रेस्टलेस है? एडजेक्टिव रेस्टलेस आया बेड के साथ है, क्या वो बेड को डिस्क्राइब करता है? नो, इट डिस्क्राइब्स बॉब. ये बॉब को डिस्क्राइब करता है क्योंकि रेस्टलेस है बॉब, ना कि बेड. ओके, सो एडजेक्टिव रेस्टलेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉब टू बेड. तो आना बॉब के साथ चाहिए था, रेस्टलेस बॉब ऐसा होना चाहिए था, बट इट इज शिफ्टेड, इट इज ट्रांसफर्ड, इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. अगला एग्जांपल आप देखेंगे. द प्लाउमैन वॉक्ड हिज वेरी वे. या प्लाउमैन प्लॉड्स हिज वेरी वे ऐसा बोलते हैं. एडजेक्टिव कौन सा सबसे पहले उनके निकालो. द एडजेक्टिव इज वेरी, थका हुआ. आए किसके पहले? वे के. ओके, तो क्या रास्ता थका हुआ है? फिर कौन थका हुआ है? द प्लाउमैन मतलब फार्मर, वो थका हुआ है. ओके, तो द वेरी प्लाउमैन ऐसा होना चाहिए था. द एडजेक्टिव कम्स विथ वे बट इट डिस्क्राइब्स द प्लाउमैन. इसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. One more example you can see. He put his kind hands on my head. Find out the adjective. कौन सा है? Kind. आया किसके साथ है? Hands के साथ. लेकिन डिस्क्राइब किसको करता है? क्या हैंड्स काइंड होते हैं? नो. काइंड कौन है? ही, द पर्सन. सो द एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड.
तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे फिगर ऑफ स्पीच को? यू टू टेल दैट द एडजेक्टिव काइंड हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ही टू हैंड्स, इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। अगला फिगर ऑफ स्पीच है आज का पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज क्वाइट ट्रिकी फिगर ऑफ स्पीच, it is very close to antithesis, like, but still there is a difference between paradox and antithesis. What is the common thread between these two? common चीज ये है कि antithesis और paradox दोनों में opposite ideas रहते हैं, ओके और difference ये है कि antithesis में the opposite ideas they come together which is true, लेकिन पैराडॉक्स में जो दो अपोजिट आइडियाज एक साथ आते हैं वैसा हो नहीं सकता, बट रेयर केस में हुआ है, उसको कहते हैं पैराडॉक्स। हाउ कैन वी डिफाइन पैराडॉक्स? पैराडॉक्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और सिली स्टेटमेंट इज मेड। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो सेंटेंसेस आते हैं ना वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो अपोजिट है, मतलब अपोजिट लगते हैं हमको, एंड दे अपियर टू बी सिली बट दे आर लैटेंट ट्रुथ। वो सच होता है, वो ऐसा हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता पर हो सकता है, इट इज पैराडॉक्स। टेक दिस एग्जांपल्स दैट यू विल कम टू नो अबाउट दैट। ट्रुथ इज हनी विच इज बेटर, विच इज बिटर। ट्रुथ इज हनी विच इज बेटर, बिटर। ट्रुथ तो सबको अच्छा लगता है, इट इज हनी बट इट इज बिटर, इसी से क्या बना बिटर ट्रुथ बोलते ना, लाइक दैट। अब हनी थोड़ी ना बिटर होता है, लेकिन वो बोला है कि ट्रुथ एक ऐसा हनी है जो बिटर होता है। फाइनली हमको लगता है हाँ ये बात तो सही है, दिस इज पैराडॉक्स। एक और एग्जांपल अब देखेंगे, आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। जैसे पेरेंट्स मस्ट बी क्रूएल टू देयर चिल्ड्रन टू बी काइंड, उनको अच्छा सिखाना है तो आपको क्रूएल होना पड़ेगा। सो क्रूएल एंड काइंड एक साथ नहीं हो सकते, बट समटाइम्स क्रूएल होके ही काइंड होते हैं। जैसे डॉक्टर्स, वो आपको सुई लगाते हैं, दे आर क्रूएल बट एट दैट टाइम दे आर काइंड बिकॉज देयर पर्पस इज गुड। दे ऑपरेट यू, वो आपको कट करते हैं, ऑपरेट करते हैं आपका, क्यों? ताकि आप ठीक हो जाओ। दे आर क्रूएल टू बी काइंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। व्हेन वी से लाइक दिस, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब अंत की शुरुआत, अंत की शुरुआत, शुरुआत अंत, अंत शुरुआत, अपोजिट आइडियाज आर ब्रॉट टुगेदर, ओके। अंत की शुरुआत कैसे हो सकती है? अंत तो अंत हो सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं ना अंत की शुरुआत है, अंत यहां से शुरू होगा, है ना ट्रिकी। दिस इज पैराडॉक्स, ओके। अगला फिगर ऑफ स्पीच यहां पे है, वो है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या है? एपोस्ट्रोफी, जैसे नाम में एपोस्ट्रोफी है तो नेवर से कि इट इज, जब पे एपोस्ट्रोफी आता है तो एपोस्ट्रोफी होता है, एपोस्ट्रोफी वगैरह आया ऊपर कोटेशन आया, दैट इज नॉट एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इज समवॉट डिफरेंट। तो क्या फिगर ऑफ स्पीच, उसका डेफिनेशन देखो, व्हेन द स्पीकर स्पीक्स टू नॉन लिविंग और डेड और इनएनिमेट थिंग, जब स्पीकर किसी नॉन लिविंग, इनएनिमेट और नॉन लिविंग थिंग से बात करता है, डेड थिंग से बात करता है, उससे एड्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड एज एपोस्ट्रोफी, ओके। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, ओ रिवर गंगा, इफ समबडी सेज ओ रिवर गंगा, तो जब हम कहते हैं रिवर गंगा, तो रिवर गंगा आपसे बात करती है क्या? आपकी बात सुनती है क्या? नहीं, तो हमने उसको बात किया, इट इज एपोस्ट्रोफी। नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस किया, दैट इज एपोस्ट्रोफी। ओ मदर इंडिया बोलते हैं, ओ मदर इंडिया मतलब क्या मदर इंडिया आपकी बात सुनती है? नो, इट इज एपोस्ट्रोफी। देन वी से डेथ बी नॉट प्राउड, जॉन डन का एक कंस्ट्रक्शन, एक पोएम है, डेथ बी नॉट प्राउड, यहां पे वो डेथ से बात करता है, जब डेथ से बात करता है तो इट इज एपोस्ट्रोफी, ओके। इनएनिमेट थिंग्स आर एड्रेस्ड, इट इज कॉल्ड एज एपोस्ट्रोफी। तो ये कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच है, आई होप यू लर्न देम और ये आपको हेल्प करेगा, ओके। तो आगे जाकर और हम कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, ओके। तब तक इतने प्रिपेयर करके रखो। जय हिंद।